अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 17 मार्च 2022 जुमेरात का दिन है और बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही हैं और पाकिस्तानी सियासत का गंद उमड़ कर बाहर आ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बड़ी कोशिश की कि सियासत में गंद ना हो जाए, लेकिन हम किसी स्टेज पे कहते थे कि ये सियासत गंद का नाम है पाकिस्तान के अंदर, और ज़ालिम सियासतदान अपने मकासद पूरा करने के लिए अपनी औलाद को भी दाव पे लगा देता है। ये याद रखिएगा, ये एक निज़ाम है जो आप लोगों के सामने आहिस्ता आहिस्ता आ जाएगा। सिंध हाउस के अंदर जो बंदे रखे हुए हैं, करोड़ों रुपए की बात हो रही है। करोड़ रुपए का पैसा है, कैसे आया? सुनने में तो ये आया है कि ये लॉन्चों के ज़रिए या फ़र्ज़ करें जहाज़ के ज़रिए आया और वहीं से निकल कर गया है। तो कस्टम हाउस क्या कर रहा था, कस्टम डिपार्टमेंट क्या कर रहा था? आखिर ये बात तो बड़ी वाज़ेह और तक सामने आ चुकी है। ये पैसे लेके ये सारे लोग बिके हैं वहाँ पर। कुछ नाम जो सामने आ रहे हैं उनके सामने राजा रियाज, नवाब शेर वसीर, राना कासम नून, गफ़ार भुट्टो, नूर आलम खान, राजा रियाज तो जिक्र आ गया है, अपना मज़ारी है, रियाज मज़ारी है, बासत बुखारी है, ख्वाजा शराज है, अहमद हुसैन डहर है, रमेश कुमार और एक खातून रुकने असम्बली। रमेश कुमार पैसे से बिकने वाला आदमी तो नहीं। चले बहरहाल ये नाम जो जितने भी आए हैं जो कि ट्विटर पे चल रहे हैं, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं। हालात और वाक़यात किस तरफ चल रहे हैं ये आपको समझना है। और वैसे भी यार सिंध हाउस में 400 SSU सिंध के एहलकारों की तैनाती का मामला है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को ख़त लिख दिया है। उन्होंने SSU सिंध के DIG मकसूद अमीन के ख़िलाफ़ फौरी तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। सिंध हुकूमत मज़मूम मकासद के लिए मुल्क के सियासी निज़ाम को सबूताश करना चाहती है। ये अली ज़ैदी जो वफाकी वज़ीर है वो कहना था मैरी टाइम के। पुलिस का काम अवाम की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। DIG SSU सिंध के ख़िलाफ़ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। इंक्वायरी की रिपोर्ट हासिल आने तक DIG मकसूद मेमन को मुअत्तल रखा जाए। ये जो ख़त लिख दिया है, तो हालात आप समझ सकते हैं यहाँ से हालात कितने ख़राब हुए हैं इस वक्त। अब आगे होना क्या है? जहाँ कुछ इदारों की जो बात है ना, हमारी यानी IB यहाँ खामोश बैठी हुई है। IB तो ये पाइप पर सारी रिपोर्टें होनी चाहिए। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि ये रिपोर्ट है जो पहुँचाई है वहाँ तक, वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक, वो यही रिपोर्ट है जो आप लोगों को समझने के लिए रखी है। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी इजलास हुआ, इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत अपना इजलास हुआ है। उस इजलास में बैठकर कई फ़ैसले किए हैं और स्पीकर भी थे, असद कैसर, अटॉर्नी जनरल भी मौजूद थे, परवेज़ खटक भी, असद उमर भी, फवाद चौधरी भी और शफ़कत महमूद भी। और तहरीक अदम एतमाद और कानूनी पेचीदगियों पर ब्रीफिंग दी गई और उसमें अभी तहरीक अदम एतमाद हम सुन रहे थे, तारीख़ तय होने का कहा गया है। मेरी ज़ाती राय के मुताबिक कोई तहरीक अदम एतमाद की कोई डेट नहीं अब रखनी चाहिए, बिल्कुल कोई तारीख़ नहीं रखनी चाहिए, इसको ओपन रखना चाहिए। अभी ये सारे जितने भी ये लोग हैं ना, ये सामने आ चुके हैं। इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट भी सिंध इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन दायर कर दी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? यहाँ मैंने भी कहा था, चूँकि मैंने ट्वीट किया था, चूँकि हुकूमत वक्त ने इस मामले को टेकअप कर लिया, तो इसलिए मैं शायद अभी पटिशन दायर नहीं कर रहा। दूसरी तरफ जो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में भी जो है ना पटिशन दायर कर दी है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने पटिशन दायर कर दी है। और वो जो कहना है अदम एतमाद का पर सियासी जमातों में तसादम का मामला रोकने के लिए आइनी दरख्वास्त दायर की है। अदम एतमाद का अमल पुरअमन अंदाज से मुकम्मल हो। अदम एतमाद आर्टिकल 95 के तहत किसी भी वज़ीर-ए-आज़म को हटाने का आइनी रास्ता है। ना कोई इजलास हुआ, पता नहीं है कैसे फ़ैसला कर लिया, ये दायर करनी है। यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ऐसे मामलों में क्या, अगर है कोई रेजोल्यूशन लेके आए ना सामने, और हमारी सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसी दरखास्तों पे एतराज़ उठाने चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ना कोई इजलास किया, किसने फ़ैसला कर लिया, किसके कहने पे नाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं आप। बहरहाल ये हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है तमाम स्टेक होल्डर्स को अदम एतमाद का अमल पुरअमन तरीके से मुकम्मल होने को, सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार कहाँ से आ गया इस सारे मामले में? मैं समझने के लिए बात कर रहा हूँ। इतना सदमा भी तो देखता हूँ ना, हालात और वाक़यात क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या ये जो चल रही है करप्शन, लूट मार, पैसा, ये कहेगी कि इनको मौका दिया जाए डिफेक्शन करने का? मेरे लिए ज़रा समझना मुश्किल है।
यानी दरख्वास्त की मेरी ख़ुद समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है। और वजारत दाखिला, IG इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद, इन सब को फ़रीक बनाया गया। वक्त की ज़रा यानी एडिटिंग में टाइम लग जाना, वरना बैकग्राउंड पे मैंने ये सारी चीज़ें, लेकिन अब तक ख़बर मैंने ये देनी थी, मसरूफियत बहुत ज़्यादा रही कि सुप्रीम कोर्ट की बार एसोसिएशन की दरख्वास्त भी नाकाबिल समाअत है, ना इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, पब्लिक इंपॉर्टेंस, सियासी जमात है, सियासी जमातें आए हैं, आप कौन है सुप्रीम कोर्ट बार, क्या ताल्लुक है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का। यानी पहले वो परमानेंट नाअहली के हवाले से ही पटिशन दायर की, ये भी पटिशन दायर की, कमालों की बात हो गई है। और ये कहा जा रहा है कि जनाब ये गैर जानबदार है, कहाँ से सुप्रीम कोर्ट बार सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है तो बैगेज उठा ली है, प्रॉक्सी पटिशन है ये वाली। मैंने लिखा है, मैंने ट्वीट किया है प्रॉक्सी पटिशन के हवाले से। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुझे एतराज़ है कि इन्होंने, और वो भी कमाल की बात है, इमरान खान साहब ने और असद उमर ने बाई नेम की है। इमरान खान साहब को बाई नेम करने की क्या जरूरत, उस पर एतराज़ लगा दिया जनाब बायोमेट्रिक होगा, आए इमरान खान न्याजी साहब वो अपना स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए पटिशन दायर कर देते। क्या ज़रूरत पड़ती इमरान खान साहब को खुद पटिशन दायर करने की। असद उमर साहब थे, काफ़ी थे, इमरान खान साहब को के हवाले से क्या ज़रूरत थी पटिशन दायर करने की। ये वहाँ भी मैं समझता हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पटिशन वैसे भी दायर करनी नहीं चाहिए थी। ये मेरा एक नुक्ता नज़र है, और कई वजूहत हैं जो मैं तफसीली, मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं नहीं समझता कि इस कॉन्टेक्स्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मामला, आप हुकूमत वक्त है, वसस दिखाएं सारे मसले को और अपने अपने तरीके से इसको हैंडल करें। और इसी तरह सराज दुरानी के ज़मानत का केस है, और सलमान राजा साहब जो है ना कोविड की वजह से पेश नहीं हुए, ज़मानत मनसूखी का नोटिस जारी कर रखा है, अपना नोटिस जारी करने का इस्तदा की है कि मनसूखी के ऊपर इस्तदा मुस्तरद कर दी है कि सारा मरकज़ी मुलज़िम सराज दुरानी के गिरद सारा मुकदमा चलता है, मुकदमा में गैर ज़रूरी सख्ती नहीं करना चाहते। 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की है। ये सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला था। एक और बड़ा अहम मामला है, और वो मैं समझता हूँ बड़ी ज़्यादती है कि इलेक्ट्रिक जो है, वो कल भी मैंने जिक्र किया था इसका, लेकिन आप लोगों के लिए फिर रखता चाहूँ कि इलेक्ट्रिक जो है, वफाकी हुकूमत के इलेक्ट्रिक से सब्सिडी वापस लेने के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें खारिज कर दी। हुकूमत की जानिब से सब्सिडी देने पर एतराज़ नहीं तो वापस लेने पर क्यों है। नेपरा को सब्सिडी देते वक्त शामिल नहीं किया गया, इस पर सनतों और के इलेक्ट्रिक को कोई मसला नहीं हुआ। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न अदालत में पेश हुए। हुकूमत किस कानून और पॉलिसी के मुताबिक सब्सिडी देती है। जस्टिस सईद मंसूर, बहुत रेलेवेंट रिमार्क्स हैं। सब्सिडी बजट के मुताबिक होती है और पार्लियामेंट से मंजूर ली जाती है। बाज़ औक़ात सप्लीमेंट्री ग्रांट में भी जारी की जाती है। हुकूमत ने के इलेक्ट्रिक के लिए 330 मिलियन का हिस्सा रखा है, और बिजली सार्फिन को 7 से 8 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। सार्फिन की कैटेगरीज के मुताबिक टैरिफ का तयन होता है। के का टैरिफ नेशनल टैरिफ से कम था। हुकूमत ने 2019 में 3 अरब का रिलीफ दिया। नेपरा की मंजूरी से सब्सिडी होती है तो भी नतीजा होता है। अब ये बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है कि रेगुलेटर का काम करने देना चाहिए। जो हो गया सो हो गया, आइंदा वजारत ख्याल करे। वज़ीर-ए-आज़म ने अभी 5 रुपये बिजली सस्ती की है, सेक्रेटरी पावर डिवीज़न, और वज़ीर-ए-आज़म ने एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत की। इसका नेपरा टैरिफ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सब्सिडी ज़रूर दें और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। किस कानून के तहत सब्सिडी दी जाती है। फाकी हुकूमत अपना इख्तियार इस्तेमाल करके सब्सिडी देती है। फाकी हुकूमत भी तो कानून के मुताबिक काम करती है। सब्सिडी बिल्कुल ऐसे दी जाती है जैसे यूटिलिटी स्टोर हो। वजारत रेगुलेटर के काम में मुदाखलत करती है। आइंदा रेगुलेटर को बाईपास ना किया जाए कि इंडस्ट्रियल सार्फिन से चार्जेस वसूल करे। सेक्रेटरी पावर डिवीज़न ने यह लफ्ज़ कहा, अगर सब्सिडी की रकम वजारत से वसूल हुई तो आम सार्फिन में मज़ीद बोझ पड़ेगा। 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में ये केस की समाअत की है। और फंक्शनल लीग के रहनुमा जो हैं, साबिक वफाकी वज़ीर सदरुद्दीन शाह की नाअहली के मुतालिक दरख्वास्त, दलाइल मुकम्मल हो गए हैं, फ़ैसला महफूज हो गया है। इल्ज़ाम सदरुद्दीन शाह पर है कि साजिश छुपाने का इल्ज़ाम है। इंतखाबी कागजात में साजिश छुपाए हैं उन्होंने, और आर्टिकल 62(1)(f) का वो कह रहे हैं इतलाक़ होता है। और इस पर जो उनके वकील हैं उन्होंने बताया कि वो इस वक्त अवामी ओहदे पर बराजमान नहीं है। ये पुराना केस है, लेकिन जो भी है, चाहे पुराना भी सही, तो 62(1)(f) की इंटरप्रटेशन जो है ना, जिसके पास अवामी ओहदा नहीं होता उस पर नाअहली की शिक लागू नहीं होती है। खैरपुर के मकीन जो है ना, उन्होंने अपना पीर पगाड़ा साहब जो हैं फंक्शन लीग के, उनके ख़िलाफ़ ये दरख्वास्त जो है ये दायर की है।
आखिर में आपको ज़हनी मरीज़ अफराद से मुतालिक तकरीब हुई, जैसे सईद मंसूर अली शाह साहब का खिताब है, हमारे फ़ैसलों को ज़्यादातर तनकीद का ही निशाना बनाया जाता है। खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट किसी फ़ैसले को सराहा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने ज़हनी बीमार अफराद से मुतालिक फ़ैसले, ज़हनी बीमार अफराद को सज़ाओं से मुतालिक फ़ैसले का क्रेडिट वो एक जज साहब को दे रहे थे, और वो बड़े कंट्रोवर्शियल जज हैं जस्टिस मंजूर मलिक साहब। किसी दौर में नवाज शरीफ और उनके बहुत करीब ताल्लुक़ था। ट्रायल कोर्ट का जज एक मुलज़िम को मुहस देकर कैसे तयन कर सकता है कि वो ज़हनी मरीज़ है। ज़हनी अमराज के अफराद के लिए लिया गया खुद नोटिस सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात का बेहतरीन इस्तेमाल था। केस की समाअत के दौरान मालूम हुआ कि मुल्क में ज़हनी अमराज से मुतल्लिक़ कानून 1912 का है। ज़हनी अमराज के शिकार जो अफराद के लिए बाकायदा कानून साजी होना ज़रूरी है। अदालत के दरवाज़े साइंस के लिए खुलने चाहिए। ये जस्टिस सईद मंसूर अली शाह ने, और ये मैं बताता चलूँ, इसमें बेहतरीन फ़ैसला भी दिया जस्टिस जवाद हसन, स्पेशली एबल्ड पर्सनस के लिए उनके राइट लायबिलिटीज़। ऐसा फैसला शायद अभी तक सुप्रीम कोर्ट की मेरी नज़र से नहीं गुजरा जितना बेहतरीन फ़ैसला जस्टिस जवाद हसन ने दिया। और वो फ़ैसला मैं चाहूँगा कि हमारे कानून की किताबों में, स्कूलों में, कॉलेजों में वो पढ़ाया जाए। अगर इस तरह की चीज़ें ये सोशल वेलफेयर लेजिस्लेशन की तरफ लाएँ तो बहुत आसानियाँ होंगी। देखिए, वज़ीर आज़म साहब ने कल बाकायदा तो अपनी तकरीर में बता दिया था, सिंध हाउस का कह दिया 20 करोड़ के इल्ज़ाम लगाकर, और चूँकि सिंध हाउस में ठहरे हैं हम, देखें ना, ये तो स्टेट विद इन स्टेट है ना, वो इतना डर क्यों रहे हो, इतना खौफ क्यों है? अगर कोई पैसे नहीं लिए बाहर बैठे हो, घरों में छुपके, सिंध हाउस में छुपके बैठे हो, तो इसका मतलब क्या है? नजर आ रहा है कि ज़मीर बिके हुए हैं। और मैंने आज जो है ना अपना गरीदा फ़ारूकी ने एक ट्वीट किया, तो मैं मजबूर था, मैंने कहा उसमें वो जवाब मैंने बड़ा वाज़े तौर पर कहा, और वो पहले तो मैंने ये लिखा और आँख खुल गई, और आँख खुल पे ना, और इस पर फिर मैंने जब कुछ जवाब लिखा, ठीक है जी। उस जवाब में किसी ने मुझसे एक दोस्त ने पूछा, और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है आँख खुली वाली आपकी। मैंने उसके जवाब में बड़ा प्यार मोहब्बत से सिर्फ एक बात कही, बिकने बकाने के हवाले से शर्मिंदगी का मकाम है। फिर डठाई देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी, यानी इनमें ये नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ख़रीदे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ख़रीदे हैं, और उस वक्त उनके और मरियम औरंगज़ेब और सारे उस सिंध हाउस के अंदर, अब तो तस्वीरें सारी यहाँ हो गई हैं ना। अब क्या इन सारे मामलात को सामने रखते हुए अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो अपना जो पिटीशन दायर की है उसको भी अगर सामने रखें तो क्या रह गया डाउट? इस पे कोई जुडिशल कमीशन ही बनना चाहिए। बाहर में गई तय अपना तहरीक अदम एतमाद, पहले यहां पर पता लगे और यहां तहकीक हो इस बात की, चेहरे सामने आए कौम के, तो कौम को कुछ सुकून मिलेगा। बहरहाल इमरान खान साहब अगर हारते हैं तो हार के भी जीत गए हैं, इन माफिया के अगेंस्ट वो खड़े हैं। और छांगा मांगा की सियासत के बाद अब सिंध हाउस, आप क्या दें, अपना सिंध हाउस की सियासत, सिंध हाउस की करप्शन, कोई भी नाम दे दें, सिंध हाउस की सियासत रहेगी ना। अब डूब मरने का मकाम है जो भी कर रहे हैं, जिस तरह भी होना है चलें, वो बात की बातें हैं। बहरहाल दुख और अफसोस है, हम और कुछ नहीं कह सकते आप तक। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।